नाज़रीन महफिल, तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं किसी दूसरे काम से यहाँ पर आया हुआ था। मुझे इस मीटिंग के बारे में इत्तला मिली और मुझे लगता है कि इस्लाम जिमखाना अब जिन उसूली चीज़ों की तरफ जा रहा है, ये एक इंटरटेनमेंट का ही सेंटर नहीं है, बल्कि एक थॉट प्रोसेस के शुरू होने के सेंटर अब ये बनता जा रहा है। उसमें ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही अहम है। इसका दर्द शायद हमको इसलिए नहीं मालूम होता है कि हम में से कोई शख्स जेल गया नहीं है, और खुदा ना करे कि कोई वक्त आए कि हम में से कोई शख्स या हमारा कोई अजीज़ जेल की या हवालात के सलाखों के पीछे पाया जाए। मगर उस कर्ब को बयान करना नामुमकिन है, उस जिल्लत को, उस रुसवाई को बयान करना नामुमकिन है जो कि किसी शख्स के अरेस्ट होने पे उसको महसूस होती है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिनकी तादाद जेलों में उनकी आबादी का जो तनासुब है, प्रोपोर्शन है, उससे कम दोगुनी है। आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, किसी भी वक्त चले जाइए, हर पुलिस स्टेशन में एक अरेस्ट लिस्ट होती है। आज कितने लोग अरेस्ट हुए, किस मैटर में अरेस्ट हुए, नाम पढ़ लीजिए, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा मसला है जिसकी बुनियादें बहुत गहरी हैं और जिसके लिए वाकई हम सबको बैठकर सोचने की जरूरत है कि हमारा मुआशरा कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, उनके अंदर जो कल्चर आ रहा है वो कल्चर कौन सा है, क्या वो कल्चर हमको सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। लेकिन आज का जो मसला है वो है कि वो लोग जो बदकिस्मती से जेलों में बंद हो गए, शायद कम लोगों को मालूम होगा कि करीब आज से 12-13 साल पहले 2008 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी जिसके अंडर में ट्रायल चलते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट आया है। और वो अमेंडमेंट ये है कि 7 साल तक की जो पनिशमेंट है किसी भी जुर्म के लिए, 7 साल से कम पनिशमेंट अगर होगी तो वो छोटे ऑफेंसेस होते हैं। अगर उसमें से कोई शख्स जेल में है और उसका 50% वो वक्त वहां गुजार चुका है, तो उसका राइट बनता है टू बी रिलीज ऑन बेल। उसकी राइट है, ये उसका हक है। मैं इसके पहले भी कई एनजीओज में जा चुका हूं और इस हवाले से कई गुफ्तगुएं कर चुका हूं। तो हमने हमेशा ये सजेस्ट किया है कि सबसे पहले वो लिस्ट निकालो, उनको छोड़ना जरूरी है। एक प्रोसीजर होता है जिसको पूरा करना है, वो प्रोसीजर अगर हमने पूरा कर लिया तो वो बेल आउट हो जाएंगे। इसको करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस लिस्ट को निकालने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन में मांग लीजिए जेलर से, वो आपको बता देगा कि ये आदमी जेल में कब आया, कितने दिन हो गए, कौन से केस में है, कौन सी सेक्शन लगी है, और कोई भी शख्स उस सेक्शन में क्या मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको देख सकता है। 50% करने में बहुत ज्यादा अलजबरा की जरूरत नहीं है, हम में से हर शख्स उसको कर सकता है। सवाल इस बात का नहीं है कि कितने लोग जेल में बंद हैं, सवाल इस बात का है कि क्या हमारा ज़मीर जिंदा है। यह सवाल हमको उसको नहीं, खुद को पूछना चाहिए। इसके पहले भाइयों ने जो तकरीर की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूंगा, यही इस्लाम जिमखाना है। आप सबको मालूम है कि शादी के लिए बुकिंग का क्या रेट है यहां पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑफिस नीचे है, जिन भाई को मालूम नहीं जाके ले लें। जो सजावट हम करते हैं, जितने लोगों को बुलाते हैं, दावत करते हैं, जो खाने की प्लेट्स होती है, बैठ करके उसका कैलकुलेट कीजिए क्या कॉस्ट है। मैं कहता हूं 10% उसका निकाल दो, 10% मेहमानों की यादी कम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो लॉकडाउन में शादियां हुई, क्या वो नाकाम हो गई हैं? जिसमें 20 लोग गए, 30 लोग गए, 50 लोग गए, क्या वो लोग खुश नहीं है?
वो लोग जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी शादियां नहीं चलती हैं। तो इतना बड़ा इंतजाम करना क्यों जरूरी है? यह सवाल क्या हमने अपने आप को पूछा है? और अगर ये पैसे बचेंगे तो क्या ये लोग अंदर रहेंगे? और इसमें कोई मजहब मिल्लत की तफरीक नहीं है, इंसान है, इंसान के लिए हमने कोशिश करनी है। लिस्ट निकालिए कौन कितने साल से है, जो सबसे ज्यादा वक्त से है, हम पहले उसको लेंगे। हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए, हम सबके लिए हैं। जिस दिन हमने ये मैसेज कन्वे किया, सब लोग हमारे लिए भी होंगे, ये तफरीक मिट जाएगी। आज जो हम ये छोटे छोटे खानों में बटे हुए हैं, मोहल्लों में बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, इसकी बुनियाद वहां है कि जैसे ही आपने अपने आप को डिफाइन करना शुरू किया, किस चीज पे? अचीवमेंट पे नहीं, एस्क्रिप्शन पे, जो चीज आपको अपने विरसे में मिली हुई है। मैं मुसलमान हूं, विरसे में हूं। मैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, विरसे में हूं, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं अगर एक अच्छा इंसान बनता हूं तो उसके लिए मुझे अपनी कोशिश करनी होती है, वो मेरी आइडेंटिटी होगी, वो आइडेंटिटी मैं साबित करूं ना। मुझे मालूम है कि यहां से हर साल शौकिया उम्रे में कितने लोग जाते हैं। शौकिया उम्रा रजब से शुरू होगा, शाबान, रमजान, ईद वहां पढ़ के वापिस यहां ईद पढ़ना। भाई अल्लाह के दीन में सिर्फ एक हज है, जस्ट वन हज। उसके अलावा आप 1 करोड़ बार कर लीजिए, वो नफल है। जब कभी सवाल होगा ना तो ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी वो भूखा मर रहा था, वो जेल में सड़ रहा था, और तुम कहां थे? हिल्टन में, हरम के सामने, ओबराय में, मदीना में। क्या ये हमारा फरीजा है? हमको सोचना चाहिए। देखिए हमारे मजहब में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, आप देख लीजिए, फर्ज बहुत आसान रखा गया है। 2 रकअत फज्र की, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 ईशा, फर्ज यही है। बहुत छोटी छोटी चीजों को फर्ज रखा गया है क्योंकि वो सबसे हो सकता है। उसके आगे जिस चीज के बारे में अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किया है वो इन्फाक है, अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करना। कितनी सूरतें उस पे हैं इन्फाक पे, हत्ता कि यह कहा गया कि जिसने अल्लाह के राह में अपना माल खर्च किया उसने अल्लाह को कर्ज दिया। कुरान निकाल के पढ़ लीजिए। यह नहीं कहा गया जिसने 50वीं बार उम्रा किया उसने अल्लाह के राह में खर्च किया है, यह नहीं कहा गया। यह नहीं कहा गया कि इतना बड़ा अफ्तार का अरेंजमेंट कर दिया मैंने तो बहुत अच्छी बात कर दी। ये कहा गया कहीं पे? ये आदमी जिसको खाना नहीं मिल रहा है, ये आदमी जो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से दूर है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जेल के अंदर का माहौल जाकर देखिए, जहां 10 आदमी होने चाहिए 25 हैं, ओवर क्राउडेड हैं। तो क्या हमारा इंसान के तौर पर यह फर्ज नहीं बनता है कि हम इस चीज को प्रायोरिटी दें, इसके लिए कोशिश करें, इसके लिए आवाज उठाएं? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये आप आवाज उठाएंगे उस दिन बहुत सारे लोग इस कारवां में शामिल हो जाएंगे। अभी यहां पे मैं देख रहा था कि कौन कौन से ट्रस्ट या कौन कौन से एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं। आप किसी और काम के लिए इन लोगों को साथ लाके देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना यहां पे, नहीं आएंगे। ये सिर्फ इसी काम के लिए आ सकते हैं क्योंकि यहां इंसान ज़ेरे बहस है, ये इंसान का मसला है, ये हम सब का मसला है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को मजबूत करें, यहां कंट्रीब्यूट करें, यहां हेल्प करें। याद रखिए कि कुरान में बार बार गर्दनें छोड़ाने के लिए कहा गया है। आपसे कोई गलती हो जाए, क्या कहा जाता है? गर्दनें छोड़ाओ, आजाद करो, गुलाम आजाद करो। आज के दौर में गुलाम कौन है? ये जेल के अंदर, ये आज के दौर का गुलाम है। ये अपनी मदद खुद नहीं कर सकता है, ये अपनी गर्दन नहीं छोड़ा सकता है। अगर हमने कोशिश की तो उसमें से जितने लोग निकल सके, ये मैं समझता हूं कि इंसानियत की सच्ची खिदमत होगी। और यही हम सब का शियार होना चाहिए, तौर तरीका होना चाहिए। हमारी सोच में यह बात आनी चाहिए। हम में से जिन लोगों ने केसेस फेस किए हैं उनको मालूम है कि एक केस लड़ने में कोर्ट में क्या हालत होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो,
एक वकील के अपीयरेंस की कॉस्ट कितनी है? आप ये सोचिए कि उसके मुकाबले में इसको छोड़ना कितना आसान है। और ये जो पिट्टी क्राइम्स है ना, इस पिट्टी क्राइम में आदमी इसलिए मौजूद वहां पे है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बेल का जो 10,000 रुपया 15,000 रुपया भरना है वो नहीं भर सकता है, श्योरिटी नहीं उसके लिए, उसके पास कोई जानकार आदमी नहीं है। हो सकता है यूपी का आदमी हो सकता है बिहार का आदमी हो, उड़ीसा का आदमी हो, यहां कोई उसको जानता नहीं है, उसकी श्योरिटी कौन देगा? इसलिए ये वक्त आ चुका है कि हम जरा अपने आप पे जो इतना तवज्जो देते हैं ना, वहां से नजर हटा के आसपास नजर डालें। याद रखिए, आपके घर के चारों तरफ अगर गंदगी है ना, कचरे का अंबार लगा हुआ है, तो आपका घर खूबसूरत नहीं होगा। समाज में अगर यह सूरत है तो समाज खूबसूरत नहीं होगा। समाज को बेहतर बनाना है, अपने माहौल को बेहतर बनाना है, तो हम कोशिश करें कि ये लोग जो कि इस राह में आगे बढ़े, ये बहुत बड़ा ईसार का तकाजा करता है, मदद का तकाजा करता है। जो हो सके हम कोशिश करें कि मदद करें और अपने ताईं कम से कम कुछ लोगों की तो गर्दनें आजाद करें। खुदा जाने कल क़यामत में यही हमारे निजात का जरिया हो। शुक्रिया।